अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। कुछ लोग तो वाकिफ़ होंगे इससे, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रा दुरुस्त तरीके से बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। तो हमारा पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ओप एम का मतलब है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक सर्किट्स की इस तरह की अरेंजमेंट होती है जो कि हमारी दो इनपुट्स होती हैं, हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देते हैं, इन दो इनपुट्स का डिफरेंस लेती है। ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद उसको इन्हांस करती है, उसको बढ़ा देती है और हमें आउटपुट पे शो कर देती है। ये होता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर के जैसे आपको पता है बढ़ा देना होता है। ऑपरेशनल का मतलब कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना। तो अब यहाँ पे हम लोग सर्किट्स की मदद से कैसे करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ज़ाहिर बात है, हम लोग सिग्नल्स देंगे इनपुट के तौर पे और उन सिग्नल्स का आपस में डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, और उनका आपस में सम कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। अब सवाल अगला पैदा ये होता है कि ये कितना किसी चीज़ को इन्हांस करेगा, कितना किसी चीज़ को एम्पलीफायर करेगा। जनाब वो डिपेंड करता है इसकी गेन पे कि इसकी गेन कितनी होगी। जितनी इसकी गेन होगी उतना ही ज़्यादा ये हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, अब व्हाट इज़ गेन। गेन होती है हमारी इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रेशियो होती है। आउटपुट ऊपर होती है और हमारी जो इनपुट होती है उनका डिफरेंस नीचे लिया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। इफ़ वी ओनली अप्लाई इनपुट वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल then operational amplifier behave as inverting operational amplifier। ये देख, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि हमने जो अपनी वोल्टेज दी हुई है, वही इनपुट वोल्टेज दी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दी गई है। अब कुछ लोगों को ये भी शायद ना पता हो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा होता है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल वो होता है जिसके साथ नेगेटिव का साइन लिया लगाया हुआ है, और नॉन इन्वर्टिंग वो होता है जिसके साथ पॉजिटिव का साइन यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये इस फिगर, ये मैं बड़ी करके आपको दिखा रहा हूँ। इस फिगर में देखें कि आप लोग जो वी इनपुट वोल्टेज दी हुई है मैंने, ये सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल्स की तरफ लगी हुई है। ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग को मैंने ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड यहाँ पे मैंने शो नहीं किया हुआ, ये मेरी अपनी मिस्टेक है, लेकिन इसको आप मान लें कि ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपनी वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिंग पे देंगे तो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा काम करेगा, एज आ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, और एक साथ ही साथ मैंने लिखा है फेज शिफ्ट 180 डिग्री, यानी कि अगर हमारी वी इनपुट वोल्टेज का वेव सिग्नल इस तरह का हो जो लेफ़्ट साइड पे बना के दिखाया गया छोटा सा, तो आउटपुट पे हमारी वेव किस तरह की होगी। आउटपुट पे हमारी वेव होगी, शिफ्ट हो चुकी होगी 180 पे, यानी कि उसके दरमियान जो एंगल था वो 180 बढ़ जाएगा या 180 कम हो जाएगा। यानी कि पहले वाले सिग्नल में और जो बाद में हमारे पास आ रहा है सिग्नल, उनके दरमियान एंगल का डिफरेंस जो होगा वो होगा 180 डिग्री का। यानी कि पहले आप देख रहे हैं अगर सिग्नल ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाद में नीचे की तरफ होगा। एक तो ये बात होगी इन्वर्टिंग की। दूसरी बात, इसको इन्हांस की है। देखिए पहले इसका एम्पलीट्यूड कितना छोटा सा था, लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो चुका है। ये पता चल रहा है कि हमें एम्पलीफाई हो गया है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं अगले केस की तरफ। इफ़ वी अप्लाई इनपुट वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा हो गया, पॉजिटिव साइड वाला। अब देख रहे हैं आप फिगर में कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड पे हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज दी हुई है। अब क्या होगा कि अब हमारी वेव है वो एज इट इज़, बगैर किसी शिफ्ट के, नो फेज शिफ्ट, इन्हांस्ड हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नोट्स में मैंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं और ये ओपन लूप, कुछ होते हैं क्लोज लूप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे क्लोज लूप है। अब क्लोज लूप क्या होता है और ओपन लूप क्या होता है, ये आपको देख नज़र आ रहा होगा। ये ट्रायंगल सी जो बनी है, ये इस ट्रायंगल का मतलब है, ये ट्रायंगल वाला जो साइन है ना, ये होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर होता है फीडबैक रजिस्टर। आप देख सकते हैं कि ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर तो फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हो, फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हो, तो
ये हमारा बन जाता है क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और अगर ये फीडबैक रेजिस्टेंस ना लगी हो तो ये होता है ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं और बहुत कंफ्यूजन होती है हमें कि ये वर्चुअली ग्राउंडेड या वर्चुअली कनेक्टेड होने का क्या मतलब है, ये क्या बकवास है जिसकी हमें कख समझ नहीं आती। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे अभी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम मैंने बनाई है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो टर्मिनल्स हैं इनपुट के लिए, एक होता है इनवर्टिंग, एक होता है नॉन इनवर्टिंग। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ठीक है, आइडियली तौर पर, आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि इन्फिनिट होती है। और रियल केसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इन्फिनिट नहीं होती, ये सेवरल मेगा ओहम्स में होती है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एग्री करते हैं सारे? ठीक हो गया जी, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा जी, अब ज़रा मैंने यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी है उसकी तरफ गौर करते हैं। एज रेजिस्टेंस बिटवीन -V एंड +V इंटू द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, इन आइडियल केस R इज इक्वल्स टू infinite. So current through -V to +V is 0 या +V to -V 0। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होगा इफ़ वी थिंक अबाउट द कंडीशन व्हेन करंट इज़ ज़ीरो, यानी कि अगर हम इस बारे में सोचें कि करंट कब ज़ीरो होगा है, तो हमें क्या पता चलता है, हम देखते हैं कि करंट तब ज़ीरो होगा जब हमारे दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसी बात है ना कि जब दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल आपस में सेम होता है, पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट कभी भी नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि -V यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो जब मैं नॉन इन्वर्टिंग को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का क्या हो गया, आपस में पोटेंशियल सेम हो गया। देयरफॉर अब ये देखें, ये हमारी जो इक्वेशन है क्या बता रही है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का आपस में पोटेंशियल क्या है, सेम है। लेकिन फिगर में हम देखते हैं तो एक रियली एक्चुअली जो केस है कि जो नॉन इन्वर्टिंग है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, और जो हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड तो नहीं ना किया हुआ, तो वो इक्वेशन हमें बता रही है कि वो ग्राउंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन बता रही है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आ रही है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ये वर्चुअली ग्राउंड है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। जिनको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देख लें दोबारा, या उनके लिए मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ कि इक्वेशन ने जो हमें आंसर दिया है उस वजह से हम कह रहे हैं कि ये ग्राउंडेड है, लेकिन एक्चुअल केस में ये क्या है, हमें नज़र आ रहा है ये ग्राउंडेड नहीं है। ठीक है, तो रियल में तो हकीकत में ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये ग्राउंडेड नहीं है ऊपर वाले टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, लेकिन इक्वेशन क्या बता रही है कि ये ग्राउंडेड है। इस वजह से हम इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंडेड होना। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बताने चल जा रहा हूँ आप लोगों को कि कब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडिशन करता है सिग्नल्स की और कब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनकी सब्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, इफ़ वी अप्लाई मोर देन वन इनपुट वोल्टेजेस एट एनी वन टर्मिनल इट बिहेव्स एज सम एम्पलीफायर, यानी कि ये अब इनका सम ले लेगा। देखिए आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर ही मैंने 3 वोल्टेज सोर्स लगा दिए हैं, 3 यानी कि वो इनपुट वोल्टेजेस दे दिए, 3 सिग्नल्स दे दिए हैं। तो अब ये क्या करेगा, उन सबको सम अप करके दूसरी तरफ हमें भी दिखा देगा। लेकिन अगर हम लोग इन तीनों को इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं तो इनका जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसमें क्या होगी भला, 180 डिग्री की फेज़ शिफ्ट हो चुकी होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ चुकी होगी, पहले मैंने बताया। और अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग पे देंगे तो एज इट इज़ सिग्नल हमें इन्हांस होके मिल जाएगा, उसमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। अब अगर इफ़ वी अप्लाई वोल्टेज एट डिफरेंट टर्मिनल्स देन इट विल बी अ डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या कह लो कि डिफरेंस एम्पलीफायर, ये उनका डिफरेंस ले लेगा। अब देखें कि एक ऊपर दी हुई एक नीचे दी गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो वोल्टेज ज़्यादा होगी
उसके हिसाब से अगर इन्वर्टिंग पे ज़्यादा वोल्टेज होगी तो हमें जो सोर्स जो हमारे आउटपुट मिलेगी उसमें फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का, ठीक है। और अगर हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग पे ज़्यादा होगी तो हमें कोई फेज शिफ्ट नहीं मिल रहा होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं ज़रा डिटेल में जा रहा हूँ समिंग एम्पलीफायर में। समिंग एम्पलीफायर में मैं किस चीज़ को आप लोगों को आगे बताने लगा हूँ कि हमारे पास अगर V1, V2, V3 फीडबैक रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम लोग आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलें अपने डायग्राम को देखते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे V1 जहाँ पे सोर्स लगा हुआ उसके साथ R1 वोल्टेज लगी हुई है, R1 रेजिस्टेंस लगी हुई है। V2 वोल्टेज के साथ R2 रेजिस्टेंस लगी हुई है। V3 के साथ R3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। R1 में से I1 गुजर रहा है करंट, R2 में से I2 करंट गुजर रहा है, R3 में से I3 करंट पास कर रहा है, ठीक है। और आगे जाके ये एक नोड ए में से गुजर रहा है, इकट्ठा करंट I1 I2 I3 इकट्ठा ही हो गया, I बन गया है। जो कि देखिए आप कि हमें पता है कि आगे सीधा सिर्फ ऊपर ही जा रहा है करंट फीडबैक रेजिस्टेंस से। अब सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि ये सीधा आगे क्यों नहीं गया। तो इसके लिए मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान एक रेजिस्टेंस होती है जो कि आइडियली बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है और रियल केस में भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होती है। आइडियल में तो उनको इन्फिनिटी कह देते हैं ना, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है। इस वजह से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता और हमें पता है कि ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। ये मैंने साइड पे छोटा सा करके लिखा हुआ है, वर्चुअली ग्राउंडेड है, ठीक है। तो VA का जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो वर्चुअली हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सीधा आगे की तरफ करंट नहीं जाएगा, करंट ऊपर फीडबैक रेजिस्टेंस से गुजरेगा। जो करंट इधर से आ रहा है इन सब का सम RF में से गुजरेगा, ठीक है। और वो मैं अब इसके ऊपर मैं नोड ए के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, KCL लगा रहा हूँ। ज़रा देखिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कि इनकी वैल्यूज़ मैंने कैसे लिखी हैं। देखिए करंट आई जो करंट है वो कहाँ से पास कर रहा है, RF में से, फीडबैक रेजिस्टेंस में से। ये देख रहे हैं आप, ये इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है वो क्या है, आई करंट है, ठीक है। अब देखें ज़रा कि ये इधर से करंट आ रहा था और ऊपर गया, ठीक है। अब देखें कि RF के लेफ्ट साइड पे कौन सा टर्मिनल है, VA, और राइट साइड पे कौन सा टर्मिनल है, V0। VA तो ज़ीरो है तो इट मीन्स ज़ीरो माइनस करंट अगर जा रहा है लेफ़्ट टू राइट तो क्या होगा हमारे पास इक्वेशन, VA माइनस V0, यानी ज़ीरो माइनस V0, मैंने यहाँ पे VA लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय RF जिस रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। इसी तरह I1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I1 कौन सा करंट है जो R1 में से गुजर रहा है, यानी कि V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1, ये लिखा हुआ है। इसी तरह I2 हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें I2 कहाँ से गुजर रहा है, R2 में से, ठीक है। तो V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R2। I3 क्या होगा, V3 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3। क्लियर है। अच्छा, अब VA की जगह सारा ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ये वाली, ये जो लिखी हुई है, ये वाली। अच्छा, अब क्या बनता है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ से सिर्फ इतना काम किया है कि RF जो V0 के नीचे डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, और इधर माइनस का साइन भी दूसरी तरफ चला गया और यही चीज़ बन जाएगी। इसको मैंने सिंपली थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये मेरी पास इक्वेशन बन गई जिसको मैंने मार्कर के साथ इनक्लोज किया हुआ है। ये थी हमारे पास समिंग एम्पलीफायर की सारी समरी। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर की तरफ। डिफरेंस एम्पलीफायर, अब हमने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई हुई थी पहले से कि डिफरेंस एम्पलीफायर कब होता है कि जब हमने दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट टर्मिनल्स पे देनी है, ठीक है। एक V1 जो मैंने वो इन्वर्टिंग पे दी हुई है, V2 जो है नॉन इन्वर्टिंग पे दी हुई है। एक आपको समझ आ चुकी होगी कि ये शक्ल किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब मैं जो ए नोड है, ए नोड के ऊपर अपना KCL रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ। KCL का पता ना, किरचॉफ करंट लॉ। अब देखें कि जो करंट R1 में से गुजर रहा है वही करंट R2 में से गुजर रहा है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इस वजह से ये वर्चुअली ग्राउंडेड होता है। इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। अब जो करंट R1 में से गुजर रहा है वही करंट R2 में से गुजरेगा, तो इसका मतलब दोनों करंट सेम होंगे। सो मैंने ये देखें लिखा हुआ है V1 माइनस VA डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई R2। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि VA जो है वो ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड नहीं किया हुआ
नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंडेड डायरेक्टली नहीं किया हुआ, इस वजह से ये ज़ीरो नहीं होगा, वी ए या वी बी ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ इसमें से गुजरने वाला करंट जो है ना वो ज़ीरो है। अच्छा, अब देखें कि मैंने इसको सॉल्व किया है। सिंपली क्या किया मैंने, R1 जो इस तरफ क्या हो रहा था, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब क्या किया, जो मैंने VA था वो भी उस दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। अब माइनस वाला साइन जो माइनस से मैंने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सिंपली इक्वेशन बन गई। इसमें से मैंने VA कॉमन ले लिया, इक्वेशन 1 इसको कह दिया। अच्छा, अब अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये मेरी नोड बी थी, नीचे वाला ये जो टर्मिनल है ये नॉन मेटरनल, इस सॉरी ये इस शक्ल की बात करूँ, ये जो नोड बी है, नोड बी के ऊपर अब मैं क्या करने लगा हूँ, KCL अप्लाई करने लगा हूँ, अप्लाई KCL एट नोड बी, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए नोड बी के हिसाब से, अब देखते हैं नोड बी किधर गई, ये देखें, जो करंट R3 में से गुजरेगा वही करंट R4 में से गुजरेगा, ठीक है। दोनों करंट सेम होंगे, जो R3 में से कौन सा करंट गुजरेगा, V2 माइनस VB डिवाइडेड बाई R3, ये देखें V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R3, और R4 में से VB माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R4, VB माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R4, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें से सिंपली मैंने VB की वैल्यू फाइंड करनी है। VB की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा मैं, ये जो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे R4 नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको जाके मैंने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया जाके, अब मैंने ये किया है कि ये जो R4 डिवाइडेड बाई R3 मल्टीप्लाई बाई VB था, इस सारी टर्म को उठा के राइट साइड पे ले गया, उधर माइनस की तरफ जाके प्लस की हो गई है, ठीक है। अब इनमें से मैंने VB कॉमन ले लिया, बाकी जो चीज़ बची है उसको वैसे ही रहने दिया। अब उधर से क्या किया मैंने यहाँ पे, हाँ ये देखें, सिंपली क्या किया मैंने, सिर्फ इसको ये जो लेफ्ट साइड थी उसको मैंने राइट साइड पे लिखा है, और राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड पे उठा के लिखा है, और इसका एलसीएम लेके लिख दिया। ये जो 1 प्लस R4 डिवाइड बाई R3 था, इसका मैंने एलसीएम लेके लिख दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो साइड थी R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3 वाली है, दूसरी तरफ जाके उलट जाएगी, R3 से कैंसिल हो जाएगा, तो VB इज इक्वल्स टू R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू V2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन 2 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, एज वी नो दैट VA इज इक्वल्स टू VB वर्चुअली कनेक्टेड है, ये जैसा कि आपको मैंने ये दिखाई है, देखें ये वर्चुअली आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो ए की जगह ये इक्वेशन 1 में जहाँ पे आपको VA नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये मैं इक्वेशन 2 वाली जो VB की वैल्यू ये उठा के पुट कर दूंगा, पुट VA इज इक्वल टू VB इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 में VA की जगह VB लिख दिया, अब VB की वैल्यू इक्वेशन 2 में से उठा के पुट कर दी है, ये देखें ये VB वाली इक्वेशन ऊपर है ना, ये देखें सामने लिखी, ये उठा के मैंने एज इट इज इसमें पुट कर दी है। जहाँ पे VB था वहाँ पे R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू V2 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब ज़रा देखें गौर से, मैंने जो लिखा हुआ ना R2 डिवाइड बाई R1 प्लस 1, इसका मैंने एलसीएम लेके लिख दिया, ये क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 बन गया। अब यहाँ से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अब ज़रा गौर से मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आपको क्लियर होता रहे। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ R1 जो नीचे वाला है, नीचे वाले R1 को दूसरी ब्रैकेट में जो नीचे वाले R3 प्लस R4 इनसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ मैं सिर्फ बोलने लगा हूँ R1 R3 प्लस R1 R4 आ जाएगा, ये नीचे आ गया इसके, ठीक है। बाकी और किसी चीज़ को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है। अब अगले स्टेप में से नीचे मैंने क्या किया हुआ, वो जो ऊपर R4 था उसको मैंने उठा के नीचे वाले के भी बटे में डाल दिया। ये तो आप लोगों को सबको पता है ना, बटे के नीचे भी अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। मैंने इस रूल को यहाँ पे उल्टा लगाया हुआ है, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे वाले से भी मैंने जाके डिवाइड कर दिया है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो लिखा हुआ है ना R1 R3 प्लस R1 R4, इन दोनों में से क्या किए, इन दोनों के जो बटा लिया हुआ है R4 उनको अलग अलग कर दिया बटे को, ठीक है। जब मैं बटे को अलग अलग करूँगा तो एक तरफ नीचे क्या बन जाएगा, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4 प्लस उधर जाके वो दूसरी तरफ वो R4 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सिंपली R1 बच जाएगा। अच्छा, अब आगे मैंने क्या कर दिया, अब देखें आगे जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, इस पर V0 इज इक्वल टू, ऊपर वालों में से मैंने R2 कॉमन ले लिया। देखिए R2 कॉमन आता नहीं है, मैंने धींगा मुश्ती से लिया हुआ है। सिर्फ ये धींगा मुश्ती से मैंने किस लिए की, यहाँ पे कि जो बुक में हमारे पास इक्वेशन बनी है वो बनाने के लिए, ठीक है। R2 जब मैं कॉमन लूँगा तो R1 डिवाइड बाई R2 करना पड़ेगा, प्लस उधर से कॉमन ले लिया तो वो वहाँ पे 1 बच जाएगा, गुड हो गया। अच्छा, नीचे क्या किया मैंने,
नीचे मैंने देखे दोनों तरफ से R1 कॉमन ले लिया, R1 नीचे मैंने कॉमन लिया, R3 डिवाइड बाई R4 प्लस 1 बच जाएगा इंटू V1। इसको मैंने अब अगले पेज पे ज़रा प्रॉपरली लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा हुआ है, ज़रा देख लें आप, सेम वही चीज़ है। क्लियर होगी? अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ ज़रा दोबारा काइंडली जाके पीछे से वीडियो देख लें। अच्छा, अब आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट गेन का। अगले दिन मैं बैठा था उधर, ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो अक्सर दोस्त पूछ रहे थे कि यार वो फार्मूला क्या था गेन का। तो ये ख़ास तौर पर अपने उन दोस्तों के लिए जिनको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल गया गेन वाला, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। देखिए मैंने आपके सामने एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया है, ठीक है। अब एक नोड ए है, एक नोड बी है। सबसे पहले आप नोड ए के ऊपर केसीएल लगा दें, ठीक है। जो करंट पास कर रहा है R1 में से, वही R2 में से फाइंड करेगा। I1 इज इक्वल टू I2, तो I1 क्या वैल्यू होगी हमारे पास, वी इन माइनस ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो की जगह वी इन माइनस वी ए, जो कि पहले से ज़ीरो है हमें पता है, डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा। ऊपर से ये इक्वेशन वैसे नहीं लिखी हुई, ज़रा गौर से देखें ऊपर ये जो शक्ल बनी हुई है, इससे आप देख के इसको समझें कि ये कैसे लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, सिंपली ज़ीरो को हटा दिया और मैंने ये इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है गेन का फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था ऊपर, सबसे ऊपर जब शुरू किया था मैंने ये बताना, वीडियो शुरू की थी जब, उधर क्या था, गेन इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इन, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसको इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दो, वो गेन होती है। तो उस हिसाब से मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो ये क्या आ गई, गेन माइनस R2 डिवाइड बाय R1। ये थी हमारे पास इन्वर्टिंग के लिए। अब नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या होगी, गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग। ये देखिए मैंने आपके सामने एक और डायग्राम बना दिया जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग भी दिए हुए। इसमें क्या करें जी, आप नोड ए के ऊपर केसीएल लगा दें, सेम वही चीज़ लग गया। क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू I2 ज़ीरो माइनस वी इन डिवाइड बाई R1। देखिए I1 क्या है, R1 में से गुजरने वाला करंट, वो देखें लेफ्ट साइड से देखें ग्राउंडेड है और आगे वी ए है, ठीक है। ज़ीरो माइनस वी I1, हाँ ये वी ए है। वी ए ज़रा वो देखें साइड में मैंने छोटा सा करके क्या लिखा हुआ है, वी ए इज इक्वल टू वी इन इज इक्वल टू वी माइनस इज इक्वल टू वी प्लस। ये कहाँ से हमें पता है कि वर्चुअली कनेक्टेड है ये, ठीक है। जो वोल्टेज वी माइनस की होगी वही वोल्टेज वी प्लस की होगी, इसी तरह, ठीक है। ये तो बराबर है, तो वो देखें वी माइनस क्या है, वी माइनस हमारे पास क्या है, वी ए है, ठीक है। इसका मतलब वी ए वी इन, ठीक है, और वी माइनस और वी प्लस, ये सारे एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने जीरो माइनस वी इन डिवाइड बाई R1 डायरेक्टली लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आगे क्या लिखा हुआ है, वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R2। आगे मैंने सिंपली इनको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया, माइनस वी इन डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई R2 आ गया। अब जो R1 नीचे डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली इक्वेशन में, वो मैंने क्या कर दिया, राइट साइड पे ला के उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर देखिए इस साइड वाला जो माइनस, पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये जो वी इन वाली हैं उन दोनों को मैंने एक साइड पे कर लिया है, दूसरे वालों को मैंने एक साइड पे कर लिया है, ठीक होगी बात। ये चीज़ अब सही सही नज़र आ जाएगा। हाँ, वी इन वाली एक साइड पे आ गई हैं और वी नॉट वाली एक साइड पे। वी इन वाली दोनों में से वी इन कॉमन ले लिया, तो ये R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 बच जाएगा और दूसरी तरफ उसी तरह रहा। अब क्या होगा, अब वी इन को वी नॉट के नीचे जाके डिवाइड कर दो और उधर R1 और R2 जो था वो से मल्टीप्लाई, और वो इधर आके उलट जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली गेन इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन इज इक्वल्स टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक क्लियर होता है। और हाँ, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर किसी को बंदे को कोई बात मेरी बुरी लगी हो, ठीक है। और अगर कोई बंदा देखता है कि मेरी इस पूरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर कोई गड़बड़ है, कोई मिस्टेक है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, या आप देखते हैं कि मेरे समझाने में कोई कोताही रहेगी, ये ज़ाहिर सी बात है कि मैं अभी न्यू स्टार्ट किया मैंने दोस्तों को बताना ये टॉपिक्स के बारे में, तो आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको कुछ समझ आई है इस आज की वीडियो से, तो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल और लाइक कर दीजिएगा, वरना आपकी अपनी मर्ज़ी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।